Hello everyone. Once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of December 2016 abstract algebra portion. So abstract algebra में December 2016 से पार्ट बी में टोटल 3 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं एंड पार्ट सी में टोटल 6 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं. सो ये सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट फर्स्ट वीडियो है. सो इस वीडियो में हम पार्ट बी के 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड पार्ट सी के टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और बचा हुआ जो एक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी. This question is question number 37. So in this question given that a natural number n is greater than 1 such that n minus 1 factorial is equals to minus 1 is congruent to minus 1 mod n. We can conclude that option A is saying n is equals to p raised to the power k where p is a prime number and k is greater than 1. Second option is saying n is equals to pq where p and q are distinct primes. Third option is saying n is equals to pqr where p, q and r are distinct primes. And last option is saying n equals to p where p is prime. So one by one हम options देखेंगे. इसे हम काउंटर एग्जाम्पल से करने की कोशिश करेंगे. सो काउंटर एग्जाम्पल्स लेंगे एंड देन कुछ रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. सो हमें जो क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है या तो हम इसे डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं अगर हमें एक रिजल्ट पता हो, या ये जो इक्वेशन गिवन है ये हमें विल्सन्स थ्योरम से है. विल्सन्स थ्योरम कहती है p इज अ प्राइम नंबर देन p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड ऑफ p. सो अगर p प्राइम नंबर होगा देन ये करेक्ट होगा. सो n इक्वल्स टू अ प्राइम नंबर देन बाय विल्सन्स थ्योरम ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा. बट एट द एग्जाम टाइम अगर हमें पता ना हो कि ऑप्शन डी ही विल्सन्स थ्योरम क्या है तो हमें ऑप्शन से देखना होगा. सो अगर ऑप्शन से देखेंगे सो काउंटर एग्जाम्पल्स लेते हैं. ऑप्शन ए के लिए काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक n इक्वल्स टू 4. n अगर 4 होगा देन p स्क्वायर हो जाएगा ये, और अगर p स्क्वायर हो जाएगा देन स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है p रेस्ट टू द पावर k व्हेन p इज प्राइम नंबर देन ये रिजल्ट होल्ड होगा. सो p रेस्ट टू द पावर k यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2. सो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3. 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड 4. बट ऐसा नहीं होता, मोड ऑफ 4 ये नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ ट्रू नहीं है. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. हमने काउंटर एग्जाम्पल में n इक्वल्स टू 4 लिया है सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. सिमिलरली ऑप्शन बी के लिए लेटेस्ट टेक n इक्वल्स टू 6. स्मॉलेस्ट कंपोजिशन नंबर है, दो प्राइम का प्रोडक्ट, दो डिस्टिंक्ट प्राइम का प्रोडक्ट. सो इफ n इक्वल्स टू 6 देन इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3. सो p इक्वल्स टू 2 आ गया एंड q इक्वल्स टू 3 आ गया. सो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड 6. ऐसा नहीं है. दैट इज वाई यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये कंट्राडिक्शन आ गया. ऐसा नहीं होता. दैट तो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कहता है n इक्वल्स टू पी क्यू आर. तो पी क्यू आर लेने का सबसे स्मॉलेस्ट n ऐसा कौन सा होगा जो पी क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम का मल्टीपल होगा. फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम है 2 एंड देन नेक्स्ट प्राइम है 3 एंड देन नेक्स्ट प्राइम आएगा 5. सो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो भी नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास n. सो इफ n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 30. सो अगर n इक्वल्स टू 30 हम यहाँ से लेते हैं देन p इक्वल्स टू 30 के लिए लेंगे. p इक्वल्स टू अगर 30 के लिए यहाँ से लेंगे देन n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा 29 फैक्टोरियल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड ऑफ 30. सो अगर यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे देन 29 का फैक्टोरियल निकालना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. बट हमें यहाँ से ये पता है कि अब अगर इसे यहाँ से इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस कॉन्ग्रुएंट रिलेशन को 29 फैक्टोरियल प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मोड 30. सो हमें ये पता है 29 का जो फैक्टोरियल आएगा वो 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा क्योंकि 29 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 29. सो विच इज यहाँ से 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में देन ये इवन नंबर आएगा. ये इवन आ गया एंड देन यहाँ से अगर प्लस 1 लिखेंगे देन ये ऑड नंबर हो जाएगा. अब एक ऑड नंबर 30 का मल्टीपल हो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से 0 मोड कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 30 आ रहा है. देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ये जो भी नंबर आएगा ये मल्टीपल हो रहा है 30 का. बट एक और नंबर 30 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है. देन
यहाँ से 30 का मल्टीपल नहीं हो सकता, देन 30 का मल्टीपल नहीं होगा, देन ये रिलेशन हमें जो गिवन है ये फिर से कंट्राडिक्शन हो गया, और अगर ये कंट्राडिक्शन हो गया देन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सो किसी एक क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों डिस्कार्ड हो गए, देन बचा हुआ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही मिसप्रिंट होगा। देन यहाँ से हम करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सो या तो हम विल्सन्स थ्योरम से स्टेटमेंट से यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर हम एक एक ऑप्शन को चेक करके भी ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is question number 38. In this question given that let Sn denote the permutation group of n symbols and An be the subgroup of even permutations. Which of the following is true? So first statement यहाँ से कह रहा है there exists a finite group which is not a subgroup of Sn. Then second statement कह रहा है every finite group is a subgroup of An for some n is greater than equals to 1. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है every finite group is a quotient of An for some n is greater than equals to 1. and last statement कह रहा है for finite abelian group is a quotient of Sn for n is greater than 3. सो यहाँ से स्टेटमेंट को भी हम डायरेक्ट रिजल्ट से प्रूव करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, अदरवाइज हम जो कंसेप्ट है उन्हें भी वन बाई वन अप्लाई करके वन बाई वन करके एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट एंड डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल Sn में परमुटेशन ग्रुप दिया है और A1 इवन परमुटेशंस का ग्रुप दिया है। सो ये दो चीज़ें तो यहाँ दी हुई है, तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप विच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Sn फॉर एनी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सॉरी यहाँ से गिवन है देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप विच इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Sn फॉर एनी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो किसी n के लिए हमारे पास एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है फाइनाइट जो Sn का सब ग्रुप नहीं है, बट हमारे पास केली थ्योरम क्या कहती है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ए परमुटेशन ग्रुप ऑन n सिंबल। मतलब एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर के सारे फाइनाइट ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं Sn परमुटेशन ग्रुप Sn के किसी एक सब ग्रुप के। देन यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि केली थ्योरम हमें कहती है कि फाइनाइट ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसके लिए ऐसा सब ग्रुप होगा। सो ऑप्शन ए तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। एंड देन ऑप्शन बी कह रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ An फॉर सम n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देन हमने ये तो देख लिया Sn का हर ग्रुप Sn का सब ग्रुप तो होगा ही होगा, सिंस Sn इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ An+2। सो Sn आइसोमॉर्फिक होता है An+2 के। देन अगर Sn इसके आइसोमॉर्फिक है देन सारे n ऑर्डर के सब ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे। देन यहाँ से ये An+2 के भी आइसोमॉर्फिक होंगे। देन यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एक रिजल्ट से। एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज कोशिएंट ऑफ An फॉर सम n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देन कोशिएंट ग्रुप निकालने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म काम मिलेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहती है कोशिएंट ऑफ An के कोशिएंट्स कौन से होंगे, An के कोशिएंट्स होंगे An बाई कर्नेल ऑफ An, मतलब An बाई H के आइसोमॉर्फिक होंगे, इसके कोशिएंट होंगे। और यहाँ से जो H होगा इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और हमें पता है सारे नॉर्मल सब ग्रुप कर्नेल को मैपिंग में कर्नेल को डिनोट करेंगे। देन इसके कोशिएंट्स होंगे किसी भी मैपिंग में An बाई कर्नेल ऑफ An से। तो यहाँ से इसके कर्नेल्स कौन से होंगे An हमें पता है An होता है सिंपल ग्रुप। अगर n डज नॉट इक्वल्स टू 4 हो तो देन अगर n डज नॉट इक्वल्स टू 4 होगा देन ये सिंपल ग्रुप होगा। एंड देन अगर ये सिंपल ग्रुप है देन इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप E एंड ये खुद, मतलब एक तो आइडेंटिटी एंड देन ये एक खुद, और n इक्वल्स टू 4 होगा देन ये सिंपल नहीं होगा। इस केस में यहाँ से इसका एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा K4। देन यहाँ से इसके नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे आइडेंटिटी K4 एंड A4। देन कोशिएंट्स ऑफ An आइसोमॉर्फिक होंगे An बाई आइडेंटिटी ग्रुप An बाई An के। इफ n डज नॉट इक्वल्स टू 4 देन ये आइसोमॉर्फिक होंगे An और ट्रिवियल ग्रुप के। एंड देन अगर n इक्वल्स टू 4 आ जाए देन इस केस में यहाँ से सब ग्रुप कौन कौन से बनेंगे, कोशिएंट ग्रुप्स
क्वेश्चन ग्रुप्स बनेंगे an बाई आइडेंटिटी ट्रिवियल ग्रुप एंड A4 बाई K4 एंड A4 बाई A4। देन ये आइसोमॉर्फिक होंगे A4 A3 एंड ट्रिवियल ग्रुप के। देन an तो हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है। देन ये आइसोमॉर्फिक होगा अबेलियन, an नॉन अबेलियन ग्रुप है। देन ये कभी भी किसी भी अबेलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक तो हो नहीं सकता, इससे जो भी क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे। देन ये इम्प्लाई करता है, यहाँ से ऑप्शन सी हमें कह रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ क्वोशिएंट फॉर सम, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ क्वोशिएंट ऑफ an फॉर सम n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सो सारे फाइनाइट ग्रुप इसके क्वोशिएंट कैसे हो सकते हैं? इसमें सिर्फ अगर कोई भी अबेलियन ग्रुप हम ले लेते हैं लाइक Z8, देन ये अबेलियन ग्रुप है। देन ये an के क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि an के क्वोशिएंट ग्रुप सिर्फ an और आइडेंटिटी ट्रिवियल एलिमेंट हो सकता है, ट्रिवियल ग्रुप हो सकता है। एंड देन उसके अलावा A3 भी होता है व्हेन k इक्वल्स टू 4 हो, n इक्वल्स टू 4 हो। देन इस केस में ये तो इसके आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, बट यहाँ से कह रहा है सारे फाइनाइट ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक है, जो पॉसिबल केस नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। सो यहाँ से वैसे ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, हमें क्वेश्चन को आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। देन सिंगल करेक्ट होगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक लास्ट ऑप्शन, देन लास्ट ऑप्शन कहता है नो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, abelian group is a quotient of Sn for n is greater than equals to n is greater than 3। सो अगर an Sn के क्वेश्चंट्स निकाले, देन Sn के क्वेश्चंट्स भी होंगे Sn बाई कर्नियल ऑफ Sn। सो कर्नियल ऑफ Sn में यहाँ से इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स आएंगे। सो Sn के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं इफ n डज नॉट इक्वल्स टू 4, देन Sn के क्वेश्चन सब ग्रुप होंगे, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे आइडेंटिटी मतलब ट्रिवियल ग्रुप an और Sn। अगर n डज नॉट इक्वल्स टू 4 हो, अगर n इक्वल्स टू 4 हुआ, देन ट्रिवियल ग्रुप K4 E4 एंड S4 होंगे। देन यहाँ से Sn बाई H आइसोमॉर्फिक होगा Sn बाई ट्रिवियल ग्रुप Sn बाई K4 Sn बाई E4 एंड S4 बाई S4 की। इफ n इक्वल्स टू 4 एंड n डज नॉट इक्वल्स टू 4 होगा, देन उस केस में ये वाली केस चला जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेंगे। सो Sn बाई आइडेंटिटी मतलब ट्रिवियल ग्रुप होगा, यहाँ से Sn के आइसोमॉर्फिक होगा, या आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के एंड दिस वन इज ट्रिवियल ग्रुप। देन यहाँ से ये जो S4 बनेगा, Sn तो होगा नॉन अबेलियन ग्रुप, बट यहाँ से ट्रिवियल ग्रुप एंड Z2 ये तो हमेशा अबेलियन ग्रुप होंगी। देन यहाँ से हमारे पास अबेलियन ग्रुप की भी आइसोमॉर्फिक आ रहा है एंड देन Sn भी बन रहा है। इफ n डज नॉट इक्वल्स टू 4 हुआ, देन यहाँ से कह रहा है नो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज क्वोशिएंट ऑफ Sn, बट हमारे पास यहाँ से Z2 आया है जो अबेलियन ग्रुप है और Sn के क्वेश्चन के आइसोमॉर्फिक है व्हेन n इज ग्रेटर देन 3। देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है। ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया एंड देन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन बना है जो है ऑप्शन बी। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is question number 39. In this question given that what is the number of non-singular 3x3 matrices over F2 the finite field with 2 elements। तो हमें 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की ओवर F2 बतानी है, कार्डिनलिटी क्या होगी। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है जनरल लीनियर ग्रुप होता है, जनरल लीनियर ग्रुप GLNZP इज इक्वल्स टू सारे n×n मैट्रिसेस का ग्रुप होता है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, और इसकी जो एंट्रीज होती है AIG विच इज़ बिलोंग्स टू ZP ग्रुप से बिलोंग्स करती है। देन ये इम्प्लाई करता है ऑर्डर ऑफ, हमारे पास इसका कार्डिनलिटी का रूल बोला होता है ऑर्डर ऑफ GLNZP इज इक्वल्स टू P raised to the power n minus 1 into P raised to the power n minus P into P raised to the power n minus P square and so on P raised to the power n minus P raised to the power n minus 1। सो यहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ GL3Z2 निकालना है। सो P इक्वल्स टू यहाँ से 2 आ गया एंड n इक्वल्स टू यहाँ से 3 आ गया। देन ये इम्प्लाई करता है फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे 2³ - 1 2³ - 2 एंड 2³ - 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 - 7 8 - 1 8 - 2 एंड 8 - 4। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देन 7 × 6 × 4 विच इज इक्वल्स टू 168। सो यहाँ से कार्डिनलिटी आई 168, दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
सो यहाँ से सिंपली अगर फॉर्मूला पता हो जनरल लीनियर ग्रुप के ऑर्डर निकालने का, देन इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is question number 83. In this question given that consider the following subset of the group of 2 cross 2 non-singular matrices over 2. ये क्वेश्चन पार्ट सी से. पार्ट बी के हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट जी इक्वल्स टू 2 cross 2 matrices का ग्रुप है ए बी 0D, where A B D belongs to R and E D equals to 1, and H is equals to 1B01 where B belongs to R. Then which of the following statement are correct? First statement कह रहा है G forms a group under matrix multiplication. Second statement कह रहा है H is a normal subgroup of G. And third statement कह रहा है the quotient group G by H is well defined and abelian. And then last option कह रहा है the quotient group. And then last statement कह रहा है the quotient group G by H is well defined and isomorphic to the group of 2 cross 2 diagonal matrix over R with determinant 1. So one by one options देखते हैं. पहला तो हमें G 2 cross 2 matrices का ग्रुप दिया हुआ है जिसका determinant 1 है, and then upper triangular matrices है सारी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट का है जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ें गिवन है ग्रुप के लिए 2 cross 2 मैट्रिसेस का ग्रुप है जिनका डिटर्मिनेंट 0 है और जिनकी एंट्रीज रियल नंबर से बिलोंग्स कर रही है. सो जी तो हमारे पास ये एंड एच हमारे पास ये. सो अगर यहाँ से देखिए देन आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप से बिलोंग्स कर रहे हैं. अगर ए एंड डी इक्वल्स टू 1 1 पुट कर दे, बी इक्वल्स टू 0 पुट कर दे, देन गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं सारी चीज़ें. डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, एंट्रीज रियल नंबर से बिलोंग्स करेगी. देन ये इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट जी से बिलोंग्स कर रहे हैं. देन ये तो हो गया जी, यहाँ से नॉन एम्प्टी तो है हमारे पास. सो नॉन एम्प्टी तो ग्रुप हो गया. सो नॉन एम्प्टी ग्रुप है तो अगर इसमें से 2 एंट्रीज लेते हैं, लेट अस टेक ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ए बी 0D एंड बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश एंड 0D डैश है. तो ये इम्प्लाई करता है ए एंड बी बिलोंग्स टू जी हो गया. ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ए इंटू डी इक्वल्स टू 1, ए बी डी बिलोंग्स टू आर एंड ए डैश बी डैश डी डैश बिलोंग्स टू आर, ए डैश एंड डी डैश इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 1. सो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो किसी भी सेट को अगर ग्रुप प्रूफ करना हो तो ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी पड़ती है. एक तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड थिंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड थिंग इज दैट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड लास्ट थिंग इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट. सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी तो होल्ड होगी. सो एक तो प्रॉपर्टी ये वाली तो होल्ड हो जाएगी. एंड देन क्लोजर अगर प्रूफ करना हो देन ए और बी हमने 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए. सो अगर ए और बी जी से बिलोंग्स करे देन ए इंटू बी क्या आएगा, ए इंटू बी अगर इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे देन इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. देन ये इम्प्लाई करेगा सिंस यहाँ से ए डैश एंड डी डैश है, सो ए इंटू डी 1 है, ए डैश इंटू डी डैश 1 है. सो यहाँ से इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया. साथ ही अगर ए बी डी बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, ए डैश बी डैश डी डैश बिलोंग कर रहे हैं आर से, देन ये एंट्रीज भी आर से ही बिलोंग्स करेगी. सो ये इम्प्लाई कर रहा है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी. सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई. एसोसिएटिविटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है. देन आइडेंटिटी हमने प्रूफ की थी, अगर ए बी डी बिलोंग्स टू आर है देन लेट अस टेक ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 0, देन आइडेंटिटी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी. देन यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग्स करता है. नाउ कम टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. सो इनवर्स एलिमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इसके लिए अगर एलिमेंट्स लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ए 2 cross 2 मैट्रिक्स ले ली हमने, एक एलिमेंट ले लिया जी से ये. सो ए इज इक्वल्स टू A1 B1 0 D1. सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमें पता है 1 है क्योंकि A1 इंटू D1 इक्वल्स टू 1. ये ग्रुप जी के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी कंडीशन है. देन इसके लिए ए इनवर्स आ जाएगा 1 बाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से निकालेंगे देन 2 cross 2 के लिए डायगोनल एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. एंड देन डायगोनल के अलावा यहाँ से जो दूसरे एलिमेंट होंगे इनका नेगेटिव आ जाएगा. सो यहाँ से इसके लिए इन्वर्स आ गया. ये हमारे पास ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू D1 -1 बाई -B1 0 एंड D1 A1 सॉरी. सो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है
एंड ये सारी एंट्रीज रियल नंबर से बिलोंग्स कर रही है, देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये जो ए इनवर्स आया है हमारे पास, ये भी हमारे पास जी से बिलोंग्स कर रहा है। सो एग्जिस्ट यहाँ से हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन भी फुलफिल होगी। सो ग्रुप किसी भी सेट के लिए अगर ग्रुप बनना हो देन उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होल्ड होनी चाहिए, एंड देन यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए सेट में, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जो भी उसमें ऑपरेशन दिया है उसके लिए। सो यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। देन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यही कह रहा है कि जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ कह रहा है जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो जी हमें यहाँ ये 2x2 मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स दी है, एंड देन एच हमें यहाँ से 2x2 की, जी तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है, एंड जी एच हमें स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी एलिमेंट्स में भी डज नॉट इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से अगर जी एच को हमें इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है देन कोई भी ग्रुप दूसरे ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एच को भी एक तो सब ग्रुप प्रूफ करना होगा जी का। सो इफ a subgroup H of a group G is called an normal subgroup of G if G inverse HG belongs to capital G, where for every small g belongs to capital G and small h belongs to capital H। मतलब कोई भी सब ग्रुप G का उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर उसके लिए G से कोई एलिमेंट ले लेते हैं एंड एक H से एलिमेंट ले लेते हैं, देन जी इनवर्स एच जी हमारे पास वापस ग्रुप जी से अगर बिलोंग्स कर जाए देन इस केस में हमारे पास जो लिया हुआ सब ग्रुप है वो हमारे पास उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एच को इसका सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। सो अगर इसे हम सब ग्रुप प्रूफ करेंगे देन फर्स्ट ऑफ ऑल वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे। सो वन स्टेप टेस्ट जब लगाएंगे ये तो हमें पता है एच एक सब ग्रुप तो बनाता है, एक ग्रुप तो बनाता है। देन अब इसके ऊपर वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं। देन यहाँ से अगर वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे देन कोई भी एलिमेंट अगर h का हम ले लेते हैं m तो वो इस टाइप का होगा 1b1 0 1 बिलोंग्स टू h, एंड देन दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं n 1b2 0 1। सो अगर यहाँ से वन स्टेप टेस्ट लगाने से पहले इसके लिए ये देखें, देन यहाँ से अगर b1 इक्वल्स टू 1 लेंगे देन आइडेंटिटी हो जाएगा। सो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया और आइडेंटिटी भी बिलोंग्स कर रहा है। देन यहाँ से इसका इन्वर्स निकालेंगे देन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक इन्वर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट आ गया, एंड देन यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तभी तो एम एन इनवर्स निकल रहा है। सो यहाँ से वन स्टेप टेस्ट से इसका सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ये सारी कंडीशन ग्रुप वाली इसमें होल्ड होगी, एंड देन सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। सो एम एन इनवर्स यहाँ से निकालेंगे देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे नॉर्मल, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से एलिमेंट आएंगे 1b1 माइनस b2 0 एंड 1। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट तो 1 आ गए और यहाँ से b1 माइनस b2 रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से जो एलिमेंट आए वो h से बिलोंग्स करेगा। देन इम्प्लाई कर रहा है h कंटेन्ड इन g, h g का सब ग्रुप है एंड h इज ग्रुप इटसेल्फ। देन बाय फर्स्ट स्टेप टेस्ट से प्रूफ हो गया h g का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सॉरी h g का सब ग्रुप होगा क्योंकि यहाँ से ये इसका सबसेट तो है ही साथ ही ग्रुप भी है। देन बाय फर्स्ट स्टेप टेस्ट हमने प्रूफ कर दिया h इसका सब ग्रुप होगा। देन सब ग्रुप तो प्रूफ हो गया। अब इसे नॉर्मल सब ग्रुप बताने के लिए एक एलिमेंट तो हम लेंगे जी से एलिमेंट लेंगे तो इस टाइप का होगा AB0D बिलोंग्स टू जी, एंड देन H से अगर कोई एलिमेंट लेंगे देन H का एलिमेंट इस टाइप का होगा 1b1 0 1 बिलोंग्स टू H। देन यहाँ से ABD बिलोंग्स टू R, एंड देन यहाँ से AD इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन होगी जी से अगर कोई एलिमेंट लिया है। देन जी इनवर्स HG अगर निकालते हैं देन जी इनवर्स HG इज इक्वल्स टू ये है जी इनवर्स, यहाँ से जी इनवर्स ये आ गया, इसका इनवर्स निकालेंगे एंड देन एच यहाँ से ये है एंड जिन जी वापस लिख दिया। देन इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यहाँ से तो इस एलिमेंट का इनवर्स निकाले और यहाँ से नॉर्मली इनका मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर लिया, एंड देन यहाँ से जो रिजल्ट है उसे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। देन वैल्यू है ये, सिंस हमें पता है AD इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा। सो ये ओवरऑल यहाँ से फिर से डिटर्मिनेंट इसका 1 ही आएगा। साथ ही सारी एंट्रीज R से ही बिलोंग्स कर रही है, सो R से बिलोंग्स कर रही है देन हमारे पास ये एलिमेंट फिर से G में आ गया।
देन हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए जी इनवर्स एच जी वापस जी में दिखाना था। सो ये जो एलिमेंट लिया है वापस जी में ही प्रूफ हो गया। सो कोई भी एलिमेंट लेने देयर एग्जिस्ट किसी भी जी के लिए हम एक ऐसा एच ले सकते हैं जिससे ये सारे जी में ही बिलोंग्स करे। देन यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया जो एच इसका सब ग्रुप था जी का, वो एच हमारे पास इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। सो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है देन हमारे पास ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो ए तो पहले ही करेक्ट हो गया था एंड देन अब बी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है द क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच इज वेल डिफाइंड एंड इज अबेलियन। सो यहाँ से ये प्रूफ करने के लिए सी और डी दोनों साथ में ही प्रूफ कर देंगे एक ही स्टेप से। सो डी ऑप्शन कहता है द क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच इज वेल डिफाइंड and is isomorphic to the group of 2 cross 2 diagonal matrices over R with determinant 1। सो पहले ऑप्शन डी अगर देखते हैं तो उसमें जी बाई एच को वेल डिफाइन कहा गया है। सो अगर जी एच जी का अगर नॉर्मल सब ग्रुप है देन यहाँ से जी बाई एच वेल डिफाइन हो गया डायरेक्टली यहाँ से, क्योंकि एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है देन जी बाई एच इज़ वेल डिफाइंड। ये केस तो यहीं से प्रूफ हो गया। एंड सिंस एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज द कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी। सो अगर जी से हम कोई मैपिंग लेते हैं देन इसकी जो कर्नेल होगी वो एच ही बनेगा, क्योंकि उसके सारे नॉर्मल सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के उसके कर्नेल होमोमॉर्फिज्म के कर्नेल बनते हैं। सो यहाँ से अगर हम एक मैपिंग लें लेट अस टेक एफ जी टू के एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जिसमें जो इस तरीके से है एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू के। सो यहाँ से एफ ऑफ जी जी के एलिमेंट है ए बी जीरो डी एंड देन के एलिमेंट होंगे हमारे पास ए जीरो डी जीरो, यानी डायगोनल मैट्रिसेस होंगी 2 क्रॉस 2 की, वेयर के बी अ ग्रुप ऑफ 2 क्रॉस 2 डायगोनल मैट्रिसेस ओवर रियल विद डिटर्मिनेंट 1। सो यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी इक्वल्स टू 1 आएगा। सो यहाँ से अगर इस मैपिंग के हम इस मैपिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सर्जेक्टिव एंड होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। सो अगर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं सो एफ ऑफ ए बी अगर निकालेंगे सो यहाँ से अगर एफ ऑफ ए बी निकालेंगे देन हम निकाल के देख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ से हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस आएंगे। सो डायगोनल मैट्रिसेस के लिए हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू किसी भी मैट्रिक्स के लिए एफ ऑफ ए बी निकालेंगे यहाँ से। सो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड में डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगी जिसके लिए हम लिख देंगे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के रूप में उसे प्रूफ कर सकते हैं। सो ये इंप्लाई कर रहा है हमारे पास ये जो मैपिंग बनी है ये होमोमॉर्फिज्म है। सो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से फुलफिल हो गई। अब प्रूफ करते हैं ये जो होमोमॉर्फिज्म बनी है ऑनटू होमोमॉर्फिज्म होगी। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म कोई भी मैपिंग ऑनटू कब होती है जब हम यहाँ से इसके सारे राइट हैंड साइड मतलब को डोमेन के एलिमेंट्स को को डोमेन एलिमेंट्स की डोमेन में प्री इमेज दिखा दें। सो यहाँ से हम ए और डी के डिफरेंट वैल्यू लेके इसकी प्री इमेज दिखा सकते हैं। सो यहाँ से सारी मैपिंग के लिए हमारे पास एफ ऑनटो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ए और डी की जैसी वैल्यू हम लेंगे उसी तरीके से हमारे पास इसमें प्री इमेज मिल जाएगी एफ में। सो प्री इमेज मिल जाएगी देन यहाँ से एफ हमारे पास ऑनटो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगी। सो अगर ए हमने 5 ले लेना है एंड देन डी अगर हमने 2/3 लेते हैं देन हम इसकी प्री इमेज में भी कोई भी मैपिंग दिखा सकते हैं जिससे ये मैपिंग प्री इमेज में मिल जाएगी। तो यहाँ से इस टाइप की मैपिंग हम जी में कोई एलिमेंट ले लेंगे जिसके लिए ये कंडीशंस फुलफिल होगी। सॉरी यहाँ से ए और डी की 5/, अगर ए की वैल्यू 2 लेते हैं एंड देन बी की वैल्यू 1/3 लेंगे 1/2 लेंगे देन इस केस में अगर यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लेंगे देन इसकी डोमेन में यहाँ से प्री इमेज मिल जाएगी। सो यहाँ से मिलने से ये हो जाएगा एफ हमारे पास ऑन टू हो गई। सो एफ ऑन टू हो गया एंड देन सर्जेक्टिव होगी। देन बाय द फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म हमें कहती है जी बाय कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी। देन ये इम्प्लाई करेगा यहाँ से कर्नेल ऑफ एफ क्या आएगी। यहाँ से हमने पहले कह दिया है कि एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज द कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी। देन यहाँ से अगर इस कंडीशन को लेके चलें देन ये आ जाएगा इसकी कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जी, कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एच, देन जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू के और के में हमारे पास सारी डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल मैट्रिसेस है। देन डायगोनल मैट्रिसेस है देन हमारे पास ऑप्शन डी क्या कहता है। सबसे पहले हम ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी हमें कहता है द क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच इज वेल डिफाइंड। देन वेल डिफाइंड हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। देन जी बाई एच इज वेल डिफाइंड एंड is isomorphic to the group 2 cross 2 diagonal matrices over R with determinant 1। सो हमने G by H को
के आइसोमॉर्फिक प्रूफ किया एंड देन के हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस का ग्रुप है जो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट 1 है, सो यहाँ से आइसोमॉर्फिक 2 किया गया, देन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और डायगोनल मैट्रिसेस हमें पता है अबेलियन होती है, दैट इज यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा जो कहता है G/H इज वेल डिफाइंड एंड इज अबेलियन। देन यहाँ से ऑप्शन डी भी सी भी करेक्ट आ गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। सो ये पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। So this question is question number 84 from part C. In this question given that let C be the field of complex number and C star be the group of non-zero complex numbers under multiplication. Then which of the following are true? First statement कह रहा है C star is cyclic. Second statement कह रहा है every finite group subgroup of C star is cyclic. Third statement कह रहा है C star has finitely many finite subgroups. And the last option कह रहा है every proper subgroup ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट ही काम में लेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में हमें रिजल्ट ध्यान हो देन क्वेश्चन को हम विद इन 2 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। सो ये चलते हैं, देखते हैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सी स्टार मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या होती है? सी स्टार एक अबेलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है इनफाइनाइट ऑर्डर का, क्योंकि कोई भी साइक्लिक ग्रुप होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा देन सारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zn के आइसोमॉर्फिक होंगे एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे वो Z के आइसोमॉर्फिक होंगे। सो हमें ये तो बताया सी स्टार Z के तो आइसोमॉर्फिक होता नहीं है, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ये साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइक्लिक होगा तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z के आइसोमॉर्फिक होते हैं। दैट इज वाई ये इनफाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है बट ये अबेलियन होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सी स्टार आर सी आर सब में अबेलियन होती है। एंड देन दूसरी प्रॉपर्टी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, मतलब सारे n के लिए यहाँ इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ऑर्डर n का। थर्ड प्रॉपर्टी है इट हैज़ काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, मतलब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट फाइनाइट ऑर्डर की। इट हैज़ इफ z बिलोंग्स टू सी स्टार इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब कोई भी z जो सी स्टार से बिलोंग्स कर रहा है और फाइनाइट ऑर्डर का है देन उसका मॉड्यूलो 1 आएगा। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n सी स्टार डॉट हैज एग्जैक्टली 5n एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। एंड देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n सी स्टार डॉट हैज यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। देन सेवंथ प्रॉपर्टी है एवरी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट इज साइक्लिक इम्प्लाइज, मतलब सारे फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप सी स्टार में साइक्लिक होते हैं, मतलब सी स्टार है सारे फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक होंगे तो इसमें फाइनाइट कितने एलिमेंट्स होंगे फाइनाइट, इसमें इनफाइनाइटली मैनी होंगे। सो सी स्टार डॉट हैज़ इनफाइनाइटली काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर होंगे। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ आर z इज इक्वल्स टू आर एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा बिलोंग्स टू सी स्टार इज of infinite order if and only if either mod of z does not equals to 0 or theta is not a rational multiple of pi। and the ninth property है if c star dot, हमारे पास c star dot ग्रुप है एंड देन h इसका कोई सब ग्रुप है देन उस h में किस टाइप के एलिमेंट है z belongs to c star such that mod of z is equals to 1 is non cyclic subgroup of c star dot। then this one is implying C star has uncountable number of element of infinite order। Then next last property है C star is infinitely generated group। So इस तरीके से यहाँ से और भी प्रॉपर्टी हो सकती है बट यहाँ से ये मोस्ट ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज़ यही है। तो हम अगर क्वेश्चंस में देखें तो हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है सी स्टार इज साइक्लिक। देन ये तो मैंने पहले ही कह दिया कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा एंड देन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा वो Z के आइसोमॉर्फिक होगा। देन सी स्टार Z के तो आइसोमॉर्फिक है नहीं, देन सी स्टार साइक्लिक हो नहीं सकता, दिस वन इज इम्प्लाइंग। देन यहाँ से ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक। सो सारे सी स्टार के सब फाइनाइट एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक, सी स्टार में जितने भी फाइनाइट सब ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे। देन इसे हम प्रॉपर्टी 7 से प्रूव कर सकते हैं एवरी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक।
देन ये प्रॉपर्टी हमें 7th कहती है। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन कहता है सी स्टार हैज़ फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स, बट हमने यहाँ कह दिया सी स्टार के सारे जो फाइनाइट सब ग्रुप है वो साइक्लिक होंगे, और ऑप्शन सी कह रहा है सी स्टार हैज़ फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स, फाइनाइटली मैनी। देन यहाँ से फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स कैसे होंगे? देन अगर इस प्रॉपर्टी के लिए हम देखें, देन यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हम ऑप्शन सी 7 से ही डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने जब ये कह दिया इसमें फाइनाइटली मैनी फाइनाइट ऑर्डर के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, देन इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे फाइनाइट ऑर्डर के, क्योंकि सारे फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक हैं। देन सारे फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक हैं, देन कितने फाइनाइट ऑर्डर के होंगे, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स होंगे काउंटेबली इनफाइनाइट, तो सारे साइक्लिक होंगे। दिस वन इज इम्प्लाइंग वो फाइनाइट ऑर्डर की होंगी। देन ये इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से ऑप्शन सी कह रहा है फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप, बट हमारे पास तो काउंटेबली इनफाइनाइट है, दैट इज वाई ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सो ए डिस्कार्ड होगा एंड देन सी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक। सो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार अगर साइक्लिक हम प्रूव करते हैं, देन इसके लिए हम काम में लेंगे हमारा पॉइंट नंबर 9। सो 9th पॉइंट हमें कहता है सी स्टार, अगर सी स्टार डॉट हमारे पास कोई ग्रुप है, देन एच अगर इसका कोई सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप होगा जेड बिलोंग्स टू सी स्टार, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 इज नॉन साइक्लिक। अब ये जो इसका सब ग्रुप है ये इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप है, बट हमारे पास ये सब ग्रुप किस टाइप का है, ये नॉन साइक्लिक का है। सो सी स्टार डॉट हैज़ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। सो अगर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी कह रहा है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक, बट हमारे पास एच जो सब ग्रुप आया है वो नॉन साइक्लिक है। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट बना? इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बना है, वो भी ऑप्शन बी। सो हमने यहाँ से देखा अगर हमें सी स्टार मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज पता हो, देन हम विद इन 2 सेकेंड क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एंड देन कौन सा डिस्कार्ड होगा। सो इसके लिए सी स्टार डॉट ग्रुप की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने के लिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is question number 85. So in this question given that let R be a finite non-zero commutative ring with unity, then which of the following statement are necessarily true? then यहाँ से first statement कहता है any non-zero element of R is either a unit or a zero divisor. Second statement कहता है there may exist a non-zero element of R which is neither a unit nor a zero divisor. एंड देन थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। एंड देन लास्ट ऑप्शन कहता है इफ आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर देन ऑर्डर ऑफ एनी एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर इज अ प्राइम पावर। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट काम मिलेंगे, क्योंकि रिंग थ्योरी के जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता हो देन ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें गिवन है आर एक फाइनाइट नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, मतलब आर एक फाइनाइट CRU है। सो अगर इस क्वेश्चन को करें देन आर फाइनाइट CRU गिवन है, सिर्फ यही कंडीशन हमें गिवन है। सो इन अ फाइनाइट CRU एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर अ यूनिट और अ जीरो डिवाइजर। सो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि किसी भी फाइनाइट CRU में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट या तो वो यूनिट होगा या फिर वो जीरो डिवाइसर होगा। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारे पास ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइसर, दैट इज वाई ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन बी कहता है देयर में एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर विच इज नाइदर अ यूनिट नॉर अ जीरो डिवाइसर। सो अगर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया देन ये इसका कंट्राडिक्शन है, दैट इज वाई ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। देन नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी कहता है एवरी प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। सो अगर आर के सारे प्राइम आइडियल मैक्सिमल होंगे देन ये तो हमारे पास रिजल्ट हमें पता ही है, इन अ फाइनाइट CRU एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, सारे मैक्सिमल आइडियल प्राइम होते हैं। देन एवरी प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल, तो सारे मैक्सिमल आइडियल अगर प्राइम है देन इसका प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल, देन प्राइम आइडियल मैक्सिमल ही है यहाँ से। सो दैट इज वाई ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन सी भी फाइनाइट CRU में सारे प्राइम आइडियल मैक्सिमल होते हैं।
क्योंकि नॉर्मली हर CRU में तो सारे मैक्सिमल आइडियल प्राइम होते हैं, बट फाइनाइट CRU में एवरी प्राइम आइडियल ऑफ R इज ऑल्सो ए मैक्सिमल आइडियल, ये फिफ्थ कंडीशन हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया एंड देन ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। ये दोनों ऑप्शन हमने डायरेक्ट रिजल्ट से ही करेक्ट किए। सो ऑप्शन डी कहता है इफ R हैज़ नो जीरो डिवाइजर देन ऑर्डर ऑफ एनी एडिटिव सब ग्रुप ऑफ R इज अ प्राइम पावर। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम रिजल्ट ही कहाँ मिलेंगे, सिंस हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ R हैज़ नो जीरो डिवाइजर, यानी R हैज़ नो जीरो डिवाइजर गिवन है, देन ऑर्डर ऑफ एनी एडिटिव सब ग्रुप ऑफ R इज प्राइम पावर, देन इसके सारे सब ग्रुप की पावर प्राइम होगी। सो R हैज़ नो जीरो डिवाइजर, अगर R में जीरो डिवाइजर नहीं है देन R इंटीग्रल डोमेन होगा, और साथ ही R हमें फाइनाइट दिया है, सो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमें इम्प्लाई कर रहा है, R हमें CRU गिवन ही है, सो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से R एक फील्ड होगा, R एक फील्ड होगा। सो हमें पता है अगर कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का फील्ड होता है देन उसकी ऑर्डर होती है उस फील्ड की, वो प्राइम की पावर होती है, सो प्राइम की पावर होगी, देन दिस वन इज इम्प्लाई प्राइम की पावर n, देन ऑर्डर ऑफ R इज इक्वल्स टू p टू द पावर n होगा। सो अगर ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ से कोई ग्रुप बनेगा देन गैल्वा फील्ड बनेगा यहाँ से G, जो आइसोमॉर्फिक होगा Z p टू द पावर n-1, और अगर प्लस के रेस्पेक्ट में, प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर ग्रुप बनेगा देन वो ZP क्रॉस n टाइम ZP के आइसोमॉर्फिक होगा। देन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देन यहाँ से इसके जो भी सब ग्रुप होंगी वो इस ऑर्डर को डिवाइड करेंगे इस ग्रुप के। सो यहाँ से इसके जो भी सब ग्रुप होंगे वो p टू द पावर n को डिवाइड करेंगे, देन किसी भी प्राइम की पावर n को डिवाइड करेंगे। देन ये हमें ऑप्शन डी कह रहा है इफ R हैज़ नो जीरो डिवाइडर देन ऑर्डर ऑफ एनी एडिटिव ग्रुप ऑफ R इज प्राइम पावर। सो दिस वन इज इम्प्लाई, यहाँ से एडिटिव ग्रुप पूछा है, सो एडिटिव ग्रुप यहाँ से हमारे पास होगा ZP क्रॉस ZP n टाइम्स। सो यहाँ से सारे जो जितने भी होंगे वो प्राइम की पावर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दैट इज वाई यहाँ से ऑप्शन डी भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट बने। तो इससे हमने देखा कि रिंग थ्योरी में भी हमें क्वेश्चन करने के लिए अगर डायरेक्ट रिजल्ट पता हो देन हम क्वेश्चन इजीली प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए रिजल्ट याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है हमें रिजल्ट याद नहीं है तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर हमें बेसिक नॉलेज है टॉपिक की देन हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो जरूर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा देर तक अटक जाते हैं देन उससे टाइम लॉस होगा, टाइम लॉस होने से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में उतना पोटेंशियल से हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो हमें ये रहेगा कि उस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इतनी मेहनत की एंड देन क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ पता नहीं सही हुआ, सो अगर रिजल्ट पता हो देन हम उसे इजीली कर सकते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question is last question of this video. So in this question number 86 given that which of the following statements are true. So first statement कहता है if zx is a principal ideal domain, and then second option कहता है zx by y plus 1 is a UFD unique factorization domain, and then third statement कहता है if R is PID and P is a non-zero prime ideal then R by P has finitely many prime ideals, and then last option कहता है if R is PID then any subring of R contain one is again a PID principal ideal domain. So यहाँ से सारे ऑप्शन which of the following true में ही है, then कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्वेश्चन में कुछ स्पेशली गिवन नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ZX is PID, सो ZX PID होगा। देन हमारे पास इसके लिए भी रिजल्ट है, F फील्ड है, इफ एंड ओनली इफ f of x is PID, सिंस हमारे पास Z फील्ड नहीं होता, सो Z अगर फील्ड नहीं है देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ZX इज नॉट अ PID, और अगर ZX PID नहीं है देन ये इम्प्लाई करता है यहाँ से ऑप्शन ही डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है ZX by y plus 1 इज UFD। सो इस ऑप्शन के लिए हम देखते हैं, हमें पता है यहाँ से हम प्रूफ करेंगे कि ZX by y plus 1 इज आइसोमॉर्फिक टू ZX, सो ये ZX का आइसोमॉर्फिक होगा, एंड देन बताएंगे कि UFD है कि नहीं। सो इसके लिए हमें मैपिंग लेनी होगी, इसे इसके आइसोमॉर्फिक दिखाना है, देन हम मैपिंग लेते हैं F ZXY टू ZX। सो अगर ये मैपिंग लेंगे देन F यहाँ से इसके एलिमेंट ZXY के एलिमेंट phi of XY टाइप के होंगे,
एंड देन यहाँ से जेड एक्स के एलिमेंट लेते हैं जेड फाई ऑफ एक्स माइनस वन। सो यहाँ से एफ फाई ऑफ एक्स वाई मैप कर रही है फाई ऑफ एक्स माइनस वन पे, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग एफ हमारे पास यहाँ से ऑन्टो रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगी। सो ऑन्टो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन इस फंक्शन की इस मैपिंग की कर्नेल क्या होगी, कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल टू आई, देन इसकी कर्नेल होगी वाई प्लस वन। हमने यहाँ से ये माइनस वन इसलिए लिया है क्योंकि इसका रूट वाई प्लस वन का रूट माइनस वन है, देन यहाँ से हमने माइनस वन लिया है। सो यहाँ से ये एफ हमारे पास ऑन्टो रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गई। सो कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई प्लस वन, देन बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म वो हमें कहती है जी वाई, मतलब यहाँ से आर बाई कर्नेल ऑफ आर, कर्नेल ऑफ आर हमारे पास यहाँ से वाई प्लस वन इज आइसोमॉर्फिक टू पाई ऑफ आर एफ ऑफ आर। सो यहाँ से एफ ऑफ आर है हमारे पास जेड एक्स। सो यहाँ से आ गया जेड एक्स प्लस एक्स वाई ओवर वाई प्लस वन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एक्स। सो जेड अगर यू एफ डी है देन इफ एंड ओनली कंडीशन है जेड एक्स यू एफ डी होगा। सो यहाँ से हमें पता है जेड यू एफ डी होता है, जेड फील्ड तो नहीं होता बट जेड यू एफ डी होता है। सो अगर जेड यू एफ डी है देन जेड ऑफ एक्स भी यू एफ डी होगा। सो अगर जेड ऑफ एक्स यू एफ डी है देन ये इम्प्लाई करता है जेड एक्स वाई बाई वाई प्लस वन भी यू एफ डी होगा, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया देन ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमें कहता है इफ आर इज पी आई डी एंड पी इज नॉन जीरो प्राइम आइडियल देन आर बाई पी हैज़ फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स। सो अगर आर पी आई डी है, सो आर अगर पी आई डी है देन एवरी नॉन जीरो, इफ आर इज पी आई डी देन एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। सो अगर आर पी आई डी है देन इसके सारे नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल होंगे। आर इज पी आई डी देन एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, सो सारे नॉन जीरो प्राइम आइडियल इसके मैक्सिमल होंगे। सो यहाँ से सारे प्राइम आइडियल अगर मैक्सिमल है और अगर आर सी आर यू है देन आर वाई आई फिल्ड होगा इफ एंड ओनली इफ आई मैक्सिमल होगा। देन अगर ऑप्शंस की बात करें, यहाँ हमें ऑप्शन कह रहा है आर अगर पी आई डी है, आर अगर पी आई डी है देन इसके सारे आइडियल मैक्सिमल होंगे, इसके आइडियल मैक्सिमल हो गए। देन पी इज़ नॉन जीरो प्राइम आइडियल, सो इसके नॉन जीरो प्राइम ये प्राइम आइडियल है इसका। देन अगर आर पी आई डी है देन इसके सारे प्राइम आइडियल मैक्सिमल होंगे, देन ये जो पी है हमारे पास मैक्सिमल होगा। सो ये पी हमारे पास मैक्सिमल आ गया। सो अगर ये पी मैक्सिमल है देन हमारे पास रिजल्ट है अगर कोई भी आइडियल आई मैक्सिमल है देन आर बाई जो आई होगा वो फील्ड बनाएगा। सो आर बाई आई फील्ड होगा, देन यहाँ से आर बाई आई के लिए हमारे पास रिजल्ट हो गया आर बाई आई फील्ड है। सो अगर आर बाई आई फील्ड है देन सारे फील्ड्स में फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स ही होते हैं, देन आर बाई पी हैज़ फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स, दैट्स इज वाई यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है इफ आर हैज़ पी आई आर इज पी आई डी देन एनी सब रिंग ऑफ आर कंटेनिंग वन इज अगेन अ पी आई डी। सो अगर आर पी आई डी है देन कोई भी सब रिंग इसकी जो वन कंटेन करती है वो भी पी आई डी ही होगी। सो यहाँ से क्यू एक्स हमें पता है, इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल है हमारे पास क्यू एक्स पी आई डी होती है, क्यू एक्स पी आई डी है देन क्यू एक फील्ड और क्यू एक्स इज पी आई डी बट ओनली इफ क्यू इज फील्ड। सो यहाँ से हमें पता है क्यू फील्ड होता है देन क्यू एक्स पी आई डी, क्यू एक्स तो पी आई फील्ड होगी देन पी आई डी होगी, बट जेड एक्स हमें पता है जेड एक्स इज़ नॉट अ पी आई डी और जेड एक्स इसकी आइडियल होती है, जेड एक्स इसकी सबरिंग होती है, सॉरी जेड एक्स क्यू एक्स की सबरिंग होती है। सो जेड एक्स अगर क्यू एक्स की सबरिंग है बट जेड एक्स पी आई डी नहीं है, वन भी कंटेन करती है बट स्टिल नॉट अ पी आई डी, देन यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि आर इज पी आई डी। लेट यहाँ हमने इस ऑप्शन को वैसे लिया क्यू एक फील्ड है, क्यू एक फील्ड है देन क्यू एक्स पी आई डी है एंड देन क्यू एक्स की सबरिंग हमने ली है यहाँ से क्यू एक्स की सबरिंग जेड एक्स। सो जेड एक्स हमारे पास पी आई डी नहीं है, स्टिल वन कंटेन करती है बट पी आई डी नहीं है, दैट इज़ वाई यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी आर राइट ऑप्शंस। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट नहीं था, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। Question number 87 is the last question of this video. So in this question, let R be a commutative ring with unity and Rx be a polynomial ring in one variable for a non-zero f is equals to sum of n equals to 0 to n a n x n. Define wf to be the smallest n such that a n does not equals to 0, also w0 is equals to plus infinity, then which of the following statement are true. So यहाँ से w of f के बारे में पूछा है, w of f यहाँ से w of f के रिलेशंस पूछे हैं, w f plus g, w f g
किस टाइप से होंगे। सो यहाँ से हमें ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू ऑफ एफ दिया हुआ क्या है, डब्ल्यू ऑफ एफ है विद द स्मॉलेस्ट एन सच दैट ए एन डज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर डब्ल्यू एफ को डिफाइन करें, एफ तो हमें दिया है एफ इज इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू एन ए एन एक्स एन। ये तो हमारे पास पोलिनोमियल्स का सारे पोलिनोमियल्स है। सो तो यहाँ से डब्ल्यू एफ हमें स्मॉलेस्ट एन दिया गया है जिसके लिए ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 है। सो अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हमारे पास इस टाइप से 3x² + 2x³ एंड 4x⁴ सोन, या फिर ये इतना ही है, देन यहाँ से स्मॉलेस्ट एन जो होगा जिसके लिए ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 होगा वो होगा डब्ल्यू एफ। सो यहाँ से अगर देखें ना स्मॉलेस्ट एन कौन सा है, x² के लिए ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 स्मॉलेस्ट यही है। सो यहाँ से डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू 2 आ गया। सो इस टाइप से डब्ल्यू एफ को डिफाइन किया गया। सो यहाँ से ऑप्शन सी हमें कहता है डब्ल्यू एफ प्लस जी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एफ डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू जी। इफ डब्ल्यू एफ डज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू जी हो देन, सो यहाँ से डब्ल्यू एफ डज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू जी लिया हुआ है। सो यहाँ से लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया ए पी x⁴p एंड सो ऑन a + p1 x⁴p+1 इस टाइप से आ गया है। एंड जी एक्स हमें दिया हुआ है, हमने लिया है ए क्यू x⁴ a⁴ x⁴ एंड सो ऑन। देन यहाँ से अगर ए पी एंड ए क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो देन ये स्मॉलेस्ट इंटीजर होंगे जो नॉन जीरो है। दैट इज वाई यहाँ से डब्ल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू पी आ गया एंड डब्ल्यू ऑफ जी इक्वल टू क्यू आ गया। देन इफ पी इज लेस देन क्यू हो, देन अगर पी लेस देन क्यू होगा देन यहाँ से पी लेस देन क्यू आ जाएगा, ये पी यानी डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू क्यू आ गया। देन यहाँ से एफ प्लस जी अगर निकालेंगे देन एफ प्लस जी आएगा, देन करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स करस्पॉन्डिंग पावर्स ऐड हो जाएंगी। बट यहाँ से हमने पी लेस देन जी दिया हुआ है, देन ये पावर्स इक्वल नहीं होगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ये है क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर पी होगी क्योंकि पी लेस देन जी है एंड पी इज द स्मॉलेस्ट पावर इन दिस फंक्शन जिसके लिए ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 है। देन ये स्मॉलेस्ट हो गया। सो यहाँ से फंक्शन एफ प्लस जी कुछ इस टाइप से आएगा, ए पी x⁴p एंड सो ऑन। तो यहाँ से इसके लिए अगर W की वैल्यू निकालते हैं डब्ल्यू ऑफ पी डब्ल्यू ऑफ एफ प्लस जी, देन यहाँ से भी स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसके लिए पावर ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, देन स्मॉलेस्ट पावर यहाँ से P है जिसके लिए ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 है। देन यहाँ से डब्ल्यू ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू P आ गया। सो यहाँ से ये मिनिमम आए। सो ऑप्शन की अगर बात करें देन यहाँ से फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है जो कह रही है डब्ल्यू एफ प्लस जी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू जी, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू पी थी एंड देन इसकी वैल्यू क्यू थी एंड इन दोनों का मिनिमम पी था। दैट इज वाई यहाँ से भी हमारे पास पी है। सो यहाँ से कंडीशन अभी तक तो होल्ड हो रही है। पी लेस देन क्यू लिया है तब, अगर पी ग्रेटर देन क्यू लेते हैं, अगर पी ग्रेटर देन क्यू लेंगे देन उस केस में भी हमारे पास पी ग्रेटर देन क्यू लेंगे देन यहाँ से क्यू आ जाएगा, क्योंकि इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन क्यू होगा देन एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए क्यू एक्स क्यू एंड सो ऑन आएगा। देन यहाँ से डब्ल्यू ऑफ एफ प्लस जी आ जाएगा हमारे पास क्यू, देन स्टिल मिनिमम आ गया। दैट इज यहाँ से इफ डब्ल्यू एफ डज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू जी देन डब्ल्यू ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डब्ल्यू एफ प्लस और डब्ल्यू जी। दैट इज वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया देन ऑप्शन सी तो यहाँ से करेक्ट बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी तो यहाँ से करेक्ट हो गया। बट अगर दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया बट ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए हमें कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एफ प्लस जी। यहाँ से इक्वल्स टू वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई बट हमने यहाँ से इक्वल नहीं लिया। अगर इक्वल लेंगे दैट इज़ वाई देन क्या आएगा हमारे पास, इक्वल लेते हैं देन इफ एफ प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू क्यू देन डब्ल्यू एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस ए क्यू आ जाएगा। देन ये इम्प्लाई करेगा x⁴p आ जाएगा। देन इस केस में हमारे पास p और q दोनों इक्वल आएंगे। देन यहाँ से ये नॉन ज़ीरो आ सकता है। अगर लेते हैं एक तो नेगेटिव है या -2 है एंड देन दूसरा पॉजिटिव है, देन इस केस में हमारे पास ज़ीरो आ सकता है। सो अगर ज़ीरो आएगा तो नेक्स्ट पावर होगी हमारे पास नॉन ज़ीरो, यानी p+1 वाली पावर, क्योंकि p इक्वल्स टू क्यू है देन p+1 और q+1 इक्वल होंगे, देन ये पावर आ सकती है यहाँ पे, तो फिर इससे बड़ी कोई पावर आएगी। सो डब्ल्यू ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू या तो p आएगा या फिर p से कोई बड़ी एलिमेंट आएंगे देन ग्रेटर देन p आएगा। सो यही हमें ऑप्शन नहीं करा है डब्ल्यू एफ प्लस जी इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू जी, क्योंकि यहाँ से p है इसकी q है देन दोनों की p और q बराबर है देन p ले लेते हैं। देन अगर ए एन मतलब यहाँ से इसे हमने ऐसे लिया है जैसे ये ए पी है देन ये ए पी आ गया एंड देन ए क्यू में जो एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए पी है, देन दोनों ही नॉन जीरो होंगे बट दोनों का सम होगा देन वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगी ना।
देन ये कहा गया है यहाँ से, अगर यहाँ से 0 आ जाए देन नेक्स्ट पावर तो ग्रेटर देन ही आएगी ना p से, क्योंकि p+1 आ सकती है, p+r कुछ भी आ सकती है। देन यहाँ से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया एंड देन सी करेक्ट हो गया। सो ए करेक्ट हो गया एंड देन सी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी और डी की बात करते हैं। ऑप्शन बी और डी में f.g लिया हुआ है। सो f.g लिया है, देन एक में तो लिया इंटीग्रल डोमेन हो एंड दूसरे में लिया इंटीग्रल डोमेन ना भी हो तो भी चलेगा, बस होना चाहिए। देन R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। सो अगर R उसमें एक ऑप्शन बी में तो नॉर्मल रेंज ली है एंड ऑप्शन डी में इंटीग्रल डोमेन लिया है। देन ऑप्शन डी में अगर इंटीग्रल डोमेन लिया है देन इंटीग्रल डोमेन के केस से हो जाएगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R सच दैट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करता है ए डॉट बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर इंटीग्रल डोमेन है तो। सो ये इम्प्लाई करता है अगर f हमने पहले वाली है f एंड जी एक्स टू द पावर p ए पी एक्स टू द पावर p एंड q g लिया हुआ है ए क्यू एक्स टू द पावर q, देन यहाँ से इसके मल्टीप्लिकेशन से इस टाइप के एलिमेंट बनेंगे ए पी ए क्यू एक्स टू द पावर p प्लस क्यू। देन यहाँ से अगर इंटीग्रल डोमेन है देन ए डॉट बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करता है ए भी 0 नहीं होगा बी भी 0 नहीं होगा। देन यहाँ से ये दोनों नॉन जीरो है देन इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा। देन ये इम्प्लाई करते हैं यहाँ से डब्ल्यू ऑफ एफ प्लस जी क्या आएगा, हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर जिसके लिए ए एन डज नॉट इक्वल्स टू, सो ये नॉन जीरो ही आएगा। देन यहाँ से इसके लिए आ गई पी प्लस क्यू आ गई, डब्ल्यू एफ डॉट जी इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू जी। देन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बट ऑप्शन बी में इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन नहीं है कि अगर ये इक्वल्स टू 0 भी हो सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीग्रल डोमेन ना हुआ तो, इफ इंटीग्रल डोमेन ना हुआ देन ए बी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करता है ए और बी मे नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 बी डज नॉट इक्वल्स टू 0, स्टिल हमारे पास ए बी इक्वल्स टू 0 आ सकता है। सो अगर ए बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा देन इस केस में इसकी जो W की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन P प्लस क्यू आएगी। देन ग्रेटर देन अगर P प्लस क्यू आएगी देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। देन ये हमारे पास ऑप्शन बी कहता है दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू WF/WG। देन ये इम्प्लाई करता है यहाँ से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है। सो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2016 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड देन ग्रुप थ्योरी सारे टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के डिस्कस किए। सो पार्ट बी से 3 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी से 5 क्वेश्चन थे। सो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।